आइए बच्चों, अभी तक अपन लोगों ने आपको बताया जब 5 कंडीशन पूरी होती है तो जीएसटी लगता है। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और वो जो गुड्स और सर्विस जो आप बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, वो नॉट एग्जेम। अगर कोई आदमी पांचों कंडीशन पूरी कर लेता है तो उसको क्या करवाना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और इधर उसको जो भी उसने सप्लाई की है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। वैल्यू पे वो जीएसटी लगाएगा, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। वैल्यू सेक्शन 15 के हिसाब से निकाली जाती है, और फिर हमको क्या मिलती है बच्चों? आईटीसी। आईटीसी हम लेस कर देंगे, और ये हमको क्या करना होता है? पे करना होता है। पर अगर आप नॉर्मल स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, या नोटिफाइड स्टेट में 75 लाख से कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। वहाँ पे ना तो आपको कोई आउटपुट लगाना, ना आपको कोई आईटीसी लेनी, टर्नओवर का नोटिफाइड परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में चले जाते हैं तो आपको आईटीसी मिलती है। अब आईटीसी चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो आपको देखने हैं। बच्चों, जो आईटीसी चैप्टर होता है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। 4 पार्ट में बटा हुआ है। नंबर 1, सेक्शन 17(5) में जो आइटम्स इनपुट, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस, 3 चीजें होती है। जब आप व्यापार करते हो आप इनपुट खरीदोगे, कैपिटल गुड्स खरीदोगे, या इनपुट सर्विस खरीदोगे, जिनका नाम सेक्शन 17(5)(a), ठीक है, AA या AB, ठीक है, AB, B1, B2, B3, C, D, ऐसे आइटम जिनका नाम इन नामों में आ रहा है, आपको उसकी बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलेगी। इसको ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं। और या आप इन फॉलोइंग में से किसी भी पर्सन में कवर हो, E, F, G, H, तो आपको किसी भी आइटम की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप चाहते क्या हो कि आपने जो भी परचेज किया आपको उसकी आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? ऐसे आइटम जो नेगेटिव लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब ब्लॉक लिस्ट में आ रहे हैं, आपको उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और ऐसा कोई इनपुट, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस जो इन नामों में नहीं आ रही, सेक्शन 16 के अंदर कुछ कंडीशन है, 16(1)(b)(c)(d), फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड, 3, 4, अगर आप ये कंडीशन पूरी कर देते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो आईटीसी मिलने के लिए बेसिकली दो बातें हो गई। जो इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस आपने लिए हैं उनका नाम इन नामों में नहीं आना चाहिए, और अगर इन नामों में नहीं आ रहा और आपने ये सारी कंडीशन पूरी कर दी तो बच्चों आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो मेन तो ये दो ही होते हैं बच्चों, जो आपके वैल्यूशन, आरसीएम, एग्जीबिशन, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आप सीए के क्वेश्चन देखोगे तो मिक्स क्वेश्चन बन के आते हैं बच्चों इनमें। उसके बाद कुछ होता है स्टॉक एडजस्टमेंट, है ना, ये पार्ट थर्ड आता है। और एक आता है, आपने कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स खरीदे जो पार्टली टैक्सेबल गुड्स के काम में आ रहे हैं और पार्टली एग्जम्प्ट में आ रहे हैं, वो बच्चों पार्ट 4 है। तो ये चैप्टर इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 17(5) कौन कौन से आइटम्स होते हैं जिनकी आपको आईटीसी नहीं मिलती। तो सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन लेके जाता हूँ। अगर आप इन सिचुएशंस में फॉल करते हैं तो आपको आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सबसे बच्चों पहले आ रहा है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, अगर आप खुद कंपोजिशन स्कीम में हो या आपने कंपोजिशन स्कीम वाले से माल खरीदा है, उस केस में आपको किसी भी इनपुट, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस की आईटीसी नहीं मिलेगी। देखो बच्चों, जब आप कंपोजिशन स्कीम वाले से माल खरीदोगे तो वो आप पे टैक्स लगाएगा ही नहीं। तो जब टैक्स लगाएगा नहीं तो आईटीसी की बात ही नहीं है। अगर आपने नॉर्मल स्कीम वाले से माल खरीदा है और आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो, तो बताओ किसी भी इनपुट, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस, एनी आइटम की आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। उसके बाद बच्चों दो तरह के लोग होते हैं, एक सीटीपी होता है और एक एनआरटीपी होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और सीटीपी। बच्चों, अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई भी इनपुट, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस इंडिया में लेता है कोई भी, तो बताओ उसको आईटीसी नहीं मिलेगी।
हाँ, अगर वो एनआरटीपी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करता है तो बताइए इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और एक आईजीएसटी लगता है, तो इसकी तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अगर एनआरटीपी इंडिया में कोई गुड्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस लेता है कोई भी, बच्चों उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सीटीपी के लिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सीटीपी को मिल जाएगी। तो बताइए ये दो लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ की आईटीसी नहीं मिलेगी। बच्चों अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा है तो बच्चों आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आईटीसी आपको पता है जनरली तभी मिलती है जो व्यक्ति आउटपुट पे करने के लिए लायबल होता है। तो जो गुड्स आपने पर्सनल पर्पज के लिए खरीदे हैं उन पे आप आउटपुट टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, इसलिए बताओ तुमको इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई इनपुट आपने खरीदा है, वो खो गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, आपने किताबों में राइट ऑफ कर दिया या आपने किसी को गिफ्ट या फ्री सैंपल में दे दिया, तो बताओ इन सभी परिस्थितियों में सरकार को आपकी तरफ से आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार ने बोला ऐसी सिचुएशन में हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आपने फ्रॉड वगैरह किया है ना, और ये आपकी इन सेक्शनों में पेनल्टी लगी है, तो बच्चों आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो बच्चों अगर आप इन किसी भी सिचुएशंस में आ रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो, आप एनआरटीपी हो, आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए माल खरीदा है, गुड चोरी हो गए या आपने फ्री सैंपल में दे दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, या आपके सेक्शन 74, 129 या 130 के अंदर कोई पेनल्टी लगी है, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। इसके अलावा बच्चों कुछ आइटम नेगेटिव लिस्ट में दिए गए हैं, अगर आपने ये आइटम्स खरीदे हैं तो आपको इनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर एक तो ए है, एक डबल ए है और एक ए बी है। तो सेक्शन 75A, 75AA और एक ए बी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक किसके बारे में जिक्र हुआ है, एक जिक्र हुआ है बच्चों क्या, मोटर व्हीकल। ठीक है, एक हुआ है वेसल और एक हुआ है क्या, एयरक्राफ्ट। तो ठीक है, 17(5)A में किसका जिक्र हुआ है, मोटर व्हीकल का, और 17(5) इसमें डबल ए में किसका जिक्र हुआ है, वेसल और एयरक्राफ्ट का। बच्चों ये जो मोटर व्हीकल ये किस काम में आ रहा है, देखो अगर ये टैक्सी के काम में आ रहा है, मतलब आप इस गाड़ी की टैक्सी चलाओगे, ड्राइविंग स्कूल के काम में आ रहा है, या ये स्टॉक इन ट्रेड के रूप में यूज आ रहा है, और ये अदर देन अवर पर्पज के काम में आ रहा है, अदर देन अवर पर्पज। बताइए अगर टीडीएस पर्पज के काम में आ रहा है, टीडीएस का मतलब टैक्सी, ड्राइविंग स्कूल या स्टॉक इन ट्रेड, या अदर देन टीडीएस पर्पज के काम में आ रहा है, तो बताओ टीडीएस पर्पज के काम में आ रहा है तो आपको मोटर व्हीकल की आईटीसी मिल जाएगी। पर अगर अदर देन टीडीएस आ रहा है और जो व्हीकल आपने खरीदा है बताओ वो 13 सीटर से कम का है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर 14 या 14 से ज़्यादा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो बच्चों क्या बताया मैंने आपको, सर आपने बताया कि अगर मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई के काम में आ रहा है तो हर केस में आईटीसी मिल जाएगी, चाहे 13 सीटर से या कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन मोटर व्हीकल अगर इन पर्पज के काम में नहीं आ रहा और जो 13 सीटर या उससे कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर तो नहीं मिलेगी, और उससे ज़्यादा तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। ओके सर। इसी तरह से जो वेसल और एयरक्राफ्ट, वही आप इसको क्या कराओगे, वही फर्दर सप्लाई के काम में आ रहा है, मतलब जैसे फ्लाइट वगैरह ऑपरेट करोगे, इंडियन एयरलाइंस वगैरह फ्लाइट खरीदती है उनको मिल जाएगा, ड्राइविंग स्कूल नेविगेशन सिस्टम के लिए मिल जाएगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड मतलब फर्दर सप्लाई के काम में आ रहा है तो मिल जाएगा, अदरवाइज उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये पैसेंजर व्हीकल होते हैं, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन गुड्स खरीदा है तो आईटीसी मिल जाएगी। तो बच्चों सीधी सी बात है, मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर ये फर्दर सप्लाई के काम में आ रहे हैं, फर्दर सप्लाई का मतलब है आप खरीदने का उसको आगे टैक्सी में चलाओगे, आगे जो स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे, या आप लोगों को उसको ड्राइविंग सिखाओगे, तो बच्चों तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और मोटर व्हीकल अगर फर्दर सप्लाई के काम में नहीं आ रहा, 13 सीटर या उससे कम है तो नहीं मिलेगा, 13 सीटर से ज़्यादा तो मिल जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इनकी बाद में फ्यूचर में जब आप रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस कराओगे, तो अगर प्रिंसिपल की मिल जाएगी तो इनकी भी मिल जाएगी, प्रिंसिपल की मिल जाएगी तो इनकी भी मिल जाएगी, प्रिंसिपल की मिल जाएगी तो इनकी मिलेगी। लेकिन मान लो जब खरीदने में नहीं मिलेगा तो इनकी रिपेयर मेंटेनेंस की भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर इनको खरीदने में मिल जाती है तो इनकी रिपेयर की मिल जाएगी, और खरीदने में नहीं मिलती तो इसकी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या बच्चों, बोलिए फटाफट। यस सर। यस सर। इसमें एक बात और ध्यान रखना,
अगर ये जो मोटर व्हीकल वगैरह है बच्चों, अगर ये है ना, ये मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, ये इनके मैन्युफैक्चरर ने रिपेयर, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस की सेवाएं ली है, या जो इंश्योरेंस कंपनी जो इन चीज़ों का क्या करती है, इंश्योरेंस करती है मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट ना, इनका इंश्योरेंस करती है मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल, और ये अगर रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस की सेवाएं लेते हैं तो बच्चों आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस की आईटीसी कब मिलेगी, जब प्रिंसिपल की मिलेगी तो इनकी भी मिलेगी, जब प्रिंसिपल की नहीं मिलेगी तो इनकी भी मिलेगी। फर्दर अगर आप गाड़ी वगैरह के मैन्युफैक्चरर हो या आप इंश्योरेंस कंपनी हो जो गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस करती है, अगर वो ये वाली सर्विसेज लेते हैं तो आईटीसी मिल जाएगी। तो बच्चों ये वाली बात इंश्योरेंस कंपनी के बारे में लिखा हुआ है और ये वाली बात प्रिंसिपल वाली बात लिखा हुआ है। इस तरह से हमने बच्चों ये 3 सेक्शन पढ़े। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो तुम्हारा बी आता है, बी रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3, यहाँ पे कुछ सर्विसेज दे रखी है बच्चों, जैसे फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, है ना, कॉस्मेटिको प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, ये सर्विस ले रखी है। लाइफ एंड हेल्थ, बताओ क्या क्या बोला मैंने, फूड खाना पीना, ठीक है, कैटरिंग, सजना संवरना, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, और आपने कौन सी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वाली सेवाएं ले रखी है। तो बच्चों इनकम टैक्स में भले ही इनको क्या बिजनेस मान लिया हो, लेकिन इन जीएसटी के अंदर इनको पर्सनल पर्पज माना है, आपको इनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों अगर ये सप्लाई, फर्दर सप्लाई के काम में आ रही है, फर्दर सप्लाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक स्वीट कैटर्स है, स्वीट कैटर्स, बच्चों स्वीट कैटर्स, मान लो सचिन मेरा क्लासेस में मिठाई सर्व करता है, तो ये मुझे बिलिंग करेगा तो मुझे उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन स्वीट कैटर्स यहाँ मिठाई सर्व करने के लिए मान लो फोर्ट रेस्टोरेंट से मिठाई लेता है, तो ये यहाँ पे स्वीट कैटर ने मिठाई क्यों ली है, फर्दर सप्लाई करने के लिए, तो इसको स्वीट कैटर को तो आईटीसी मिल जाएगी बट मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये सारी सर्विसेज आपने क्यों ली है, फर्दर सप्लाई करने के लिए ली है, या ये आपकी कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का पार्ट है, तो बताइए उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगी। दूसरा बोल रहा है आपने कोई क्लब की मेंबरशिप ली है, हेल्थ या फिटनेस सेंटर, या जो एलटीसी के बिल होते हैं एम्प्लॉय के, उन पर जो जीएसटी लगकर आता है उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। बताओ कौन कौन सी सर्विसेज की आईटीसी मिलेगी, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, कॉस्मेटिक, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, और इधर मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस और एलटीसी के बिलों पे जो जीएसटी लग के आता है उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन 2 केस में मिल जाएगी, अगर ये फर्दर सप्लाई के काम में आ रहा है, और दूसरा ये सारी सर्विसेज जो मैंने बताई गवर्नमेंट ने किसी लॉ के तहत अगर कंपलसरी कर रखा है तो बच्चों आपको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, तो बताओ इन सर्विसेज की आईटीसी कब मिलेगी, या तो फर्दर सप्लाई के काम में आ रहा है या गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि आपको देना ही पड़ेगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया, सर आपने मोटर व्हीकल का बता दिया, एयरक्राफ्ट वेसल का बता दिया, इनकी जो फ्यूचर में हेल्थ फिटनेस वो इंश्योरेंस मेंटेनेंस वगैरह वो बता दिया, बी1 में खाना फूड वगैरह का बता दिया, क्लब वगैरह बता दिया, और एलटीसी का बिल बता दिया। अब सी बच गया और डी बच गया, है ना। इसमें सी और डी में क्या है बच्चों, ये बच्चों जो अपन कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, ये कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, बताओ हम कौन कौन सी फिक्स एसेट खरीदते हैं। सर हम खरीद सकते हैं फर्नीचर, सर हम खरीद सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, सर हमने बिल्डिंग बनाई, है ना, बिल्डिंग बनाई, तो देखो बिल्डिंग, तो फर्नीचर जो होता है ना, अगर आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर वगैरह खरीदा तो आईटीसी मिल जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 2 को छोड़ दो, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउट आउटसाइड द फैक्ट्री, तो टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउट आउटसाइड द फैक्ट्री, बच्चों इनकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बताओ कुछ भी खरीदा है, कंप्यूटर मोबाइल सब कुछ, एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रेवल को छोड़कर, बताओ आपको सबकी क्या मिल जाएगी, आईटीसी। बताओ दो प्लांट मशीनरी मिलेगी, टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। अगर आपने बिल्डिंग, देखो जमीन पर तो जीएसटी, आपने जमीन खरीदी इस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं शेड्यूल थर्ड के हिसाब से। कंप्लीटेड बिल्डिंग खरीदी उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपने कोई भी बिल्डिंग मटेरियल लिया या किसी भी प्रकार की सर्विस ली तो बताओ आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों आपने कोई मशीन की प्लांट मशीनरी के फाउंडेशन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन सेवा ली है
उस केस में आपको आईटीसी मिल जाती है। तो बताओ, जैसे मैं मेरा ऑफिस बना रहा हूँ, मेरा ऑफिस बना रहा हूँ, तो मैं बिल्डिंग मटेरियल खरीद के लाऊंगा, इंजीनियर वगैरह की सेवाएं लूंगा, बच्चों मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों मान लो मुझे कोई प्रोजेक्टर लगाना है, उसको टिकाने के लिए मान लो कोई मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया, मैंने फाउंडेशन तैयार किया, तो बताओ मुझे आईटीसी मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए एक आदमी है, ये बिल्डर है और ये मैं हूँ, ठीक है। बिल्डर मुझे कंस्ट्रक्शन की सेवा दे रहा है तो मुझे आईटीसी मिलेगी। लेकिन बिल्डर आगे सर्विस देने के लिए पीछे से कोई सर्विस ले रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, तो बिल्डर को क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। ये सेक्शन 17(5)(c) और 17(5)(d) बोलता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए, हमने 17(5) में कैसे कैसे पढ़ा। सर ए बताया, डबल ए बताया, ए भी बताया, और उसका एक प्रोविजो आपने हमको बताया। बी रोमन 1 बताया, रोमन 2 बताया, रोमन 3 बताया, और आपने प्रोविजो बताया। सी और डी बताया, ई एफ जी एच और आई बताया। कंपोजिशन वाले को नहीं मिलेगी, एनआरटीबी को नहीं मिलेगी, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं मिलेगी, गुड चोरी वगैरह हो गए तो नहीं मिलेगी, फ्री सैंपल है तो नहीं मिलेगी, फ्रॉड हो गया तो नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई प्लांट मशीनरी खरीदी तो अदर देन टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन, फैक्ट्री, बाकियों की मिल जाएगी। अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बिल्डर ने आगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए पीछे से कोई सेवाएं ली वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको आईटीसी मिल जाएगी, है ना। खाना पी जो फूड बेवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग, लाइफ इंश्योरेंस, है ना, जिम वगैरह, हेल्थ वगैरह, एलटीसी की बिलों की आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये फर्दर सप्लाई के काम में आ रही है सेवाएं, या ये किसी लॉ के तहत कंपलसरी है, तो बच्चों आपको आईटीसी मिल जाएगी। इसी तरह से मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, अगर इनके है ना, अगर ये फर्दर सप्लाई के काम में आ रहा है तो आईटीसी मिल जाएगी। अगर फर्दर सप्लाई के काम में नहीं आया तो आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर मोटर व्हीकल 13 से कम सीटर, 13 से कम का, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर 13 से ज़्यादा तो आईटीसी मिल जाएगी। अगर इनके प्रिंसिपल की मिल जाती है तो भविष्य में इनकी जो आप रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस कराओगे तो उसकी भी आपको मिल जाएगी। अगर प्रिंसिपल की नहीं मिलती तो उसकी भी नहीं मिलेगी। और एक ध्यान रखना, ये जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर होता है और ये इंश्योरेंस कंपनियां होती है जो गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस करती है, अगर ये लोग कोई इंश्योरेंस, ये रिपेयर मेंटेनेंस की सेवा लेते हैं, तो इनको क्या मिल जाएगी, आईटीसी। तो बच्चों, आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए सचिन अजमेरा क्लासेस ने एक कार खरीदी, तो बताओ ये कार क्या मैंने कोई फर्दर सप्लाई के लिए, आईटीसी नहीं मिलेगी। इनकी रिपेयर मेंटेनेंस और सर्विस की भी आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर मैं इस कार वगैरह को लीज पर लेता हूँ, रेंट पर लेता हूँ, तो जब मुझे प्रिंसिपल की नहीं मिलेगी तो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस की मिलेगी। और अगर मैं लीज पे लेता हूँ तो बताओ मुझे उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो बच्चों, अगर मैं लीज वगैरह पे लेता हूँ तो मुझे उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको 17(5) समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको याद होगा मैंने 17(5) के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 दिए थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बताओ इसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। अब मान लो आपने कोई ऐसा आइटम खरीदा है जो इन नामों में नहीं आ रहा। आपने सपोज करो ऐसा आइटम खरीदा है जो इन नामों में नहीं आ रहा, तो आप ये सारी कंडीशन पूरी कर दो, ये सारी कंडीशन पूरी कर दो, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, आईटीसी। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन आप क्या कर दीजिए, पूरी कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, आईटीसी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 16(1) में। जिससे आपने माल खरीदा वो रजिस्टर्ड पर्सन था, नॉर्मल स्कीम वाला। आप खुद भी क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, नॉर्मल स्कीम वाले। और आपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए क्या माल खरीदा है। बताइए सेक्शन 16(1) क्या बोल रहा है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, उसने बिजनेस पर्पज के लिए अगर कोई माल खरीदा है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो बताओ आईटीसी मिल जाएगी। आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। सेक्शन 16(2) बच्चों, आईटीसी मिलने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, ये कंडीशन पूरी करोगे तो ही आईटीसी मिलेगी। बच्चों, एक आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या कोई भी अदर पेइंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मतलब रूल 36 में जो बताए गए डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, उसके बिना आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो बच्चों, एक बार सीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप क्या ले सकते हो, आईटीसी। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम क्या ले सकते हैं, आईटीसी। एक तो जो सप्लाई ने सेक्शन 31 के हिसाब से हमको टैक्स इनवॉइस इशू की थी,
बच्चों जब कोई हमको कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर देता है और उसी आदमी से हम कोई और एक्स्ट्रा सर्विस लेते हैं, या हम उससे कोई वो हमसे कम पैसा चार्ज करता है, वो हमसे और पैसा रिकवर करता है, तो जिसने और पैसा रिकवर किया या तो उसकी वो नई इनवॉइस बनाएगा, या बताओ वो हमको डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट इजिकल टू टैक्स इनवॉइस ही होता है, तो उसको सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोलते हैं। उस डेबिट नोट पे जो उसने टैक्स लगाया है उसकी भी हमको आईटीसी मिल जाएगी। उसके लिए हमारे पास डेबिट नोट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपके बताओ बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है और आईजीएसटी लगता है। जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये ड्यूटी पे करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। तो जो बिल तो जब आपने ये सारी कस्टम ड्यूटी पे की थी तो उसमें जो आईजीएसटी कंपोनेंट होता है आपको उसकी आईटीसी मिल जाती है। तो उस आईटीसी लेने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बच्चों जब किसी पर्सन मान लो कोई सप्लायर ने इनवॉइस अगर हेड ऑफिस के नाम बना दी जबकि सेवाएं अलग अलग ब्रांचेज ने ली थी, तो गलती से सारी आईटीसी किसके पास आ गई? हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज को क्रेडिट पास ऑन करने के लिए सेक्शन 24 के अंदर अपने आप को आईएसडी के रूप में क्या करवाता है? रजिस्टर्ड। तो बताइए फिर आईएसडी के रूप में रजिस्टर कराने के बाद वो अब एक आगे क्रेडिट पास ऑन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू कर देता है। तो जो डॉक्यूमेंट आईएसडी ने इशू किया है अपनी ब्रांचेज को, तो ब्रांचेज आईएसडी के द्वारा इशू के डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी क्या ले सकती है? आईटीसी। तो बच्चों ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए क्या करने के लिए? आईटीसी लेने के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप क्या ले सकते हैं बच्चों? आईटीसी। ओके सर। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। उसके अलावा बच्चों गुड्स और सर्विस आपको रिसीव हो जानी चाहिए। बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप अक्टूबर का आउटपुट टैक्स निकालिए, अक्टूबर का आउटपुट टैक्स निकालिए और आईटीसी लीजिए। तो बच्चों ये एग्जाम में आपका क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब अक्टूबर का आईटीसी निकालेंगे तो आपको ये सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपने कुछ कंडीशन पूरी कर दी, कुछ अगले महीने में पूरी की, तो आपको अक्टूबर महीने में आईटीसी नहीं मिलेगी। जब तक ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि जो रिसिपेंट है ना उसके पास टैक्स इनवॉइस भी होनी चाहिए और उसको गुड्स और सर्विस रिसीव भी हो जाना चाहिए। तो सपोज कीजिए सप्लाई ने रिसिपेंट को मई में माल भेज दिया और इनवॉइस इशू कर दी, बट रिसिपेंट को जुलाई में गुड्स और सर्विस रिसीव हुए, तो बच्चों यहाँ पे जुलाई में ही आईटीसी मिलेगी, मई में नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, जब सारी बातें पूरी होगी तभी क्या मिलेगी? आईटीसी। एक बच्चों ये प्रोविजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सप्लायर है और ये रिसिपेंट है और ये जॉब वर्कर है। तो माना सप्लायर रिसिपेंट को बिलिंग करता है और इसी को गुड डिलीवर करता है और फिर ये आगे जॉब वर्कर के पास भेजता है। ठीक है, रिसिपेंट के पास इनवॉइस भी आ गई और गुड्स भी रिसीव हो गए, इसको आईटीसी मिल जाएगी। कई बार रिसिपेंट सप्लायर को ये कह देता है कि आप मुझे डायरेक्ट माल ना भेजें, आप मेरे नाम केवल बिल बना दे, मेरे बिहाफ पर आप किसी अनादर पर्सन को क्या कर दीजिए? गुड्स डिलीवर कर दीजिए। उस केस के अंदर रिसिपेंट को तो गुड्स रिसीव हुए ही नहीं, तो बिल तो इसके नाम है और डिलीवर इसके नाम है। उस केस में इसको बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल, बिल मुझे शिप तुझे। तो बच्चों भले ही रिसिपेंट को यहाँ पे गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुए हो, जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव होगा उस दिन मान लेना कि इसको क्या हो गए? डीम रिसीव हो गए। ये बात बच्चों ये बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि जब सप्लायर ने मान लो रिसिपेंट को क्या करा? माल बेचा। सपोज करो 15 जुलाई को माल बेचा, तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई मान लो 15 जुलाई आई और 20 अगस्त को सप्लायर को पैसा जमा कराना है। जो टैक्स होता है, मान लो 1 लाख रुपए का माल बेचा, उस पर 18,000 रुपये जीएसटी बनता है। तो जब तक सप्लायर ये आउटपुट सरकार को जमा नहीं करा देगा, या तो जमा करा दे या अपने इनपुट को कम कर ले, दोनों में से अगर एक बात नहीं हो जाएगी बच्चों रिसिपेंट को आईटीसी नहीं मिलेगी। बताओ मैंने क्या बोला? जब तक सप्लायर है ना, जब तक सप्लायर है ना आउटपुट जमा ना करा दे या अपना इनपुट कम ना कर ले, तो बताइए क्या नहीं मिलेगी उसको? आईटीसी नहीं मिलेगी। और एक लास्ट बात बताओ, रिसिपेंट ने सेक्शन 39 के अंदर जीएसटीआर 3B भर दिया है, जब तक 3B नहीं भरेगा आईटीसी नहीं मिलेगी। बताओ कौन कौन सी कंडीशन आपने पढ़ ली? जिससे माल खरीदा वो रजिस्टर्ड नॉर्मल पर्सन, आप रजिस्टर्ड नॉर्मल पर्सन, बिजनेस के लिए खरीदा है, टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट जो रूल नंबर 36 में बताया वो होना चाहिए, गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया और रिसिपेंट ने क्या कर दिया है? रिटर्न भर दिया है। ठीक है, 3B वाला रिटर्न भर दिया है। उसके अलावा बच्चों अगर गुड्स लॉट्स में आते हैं
तो बताओ आईटीसी तब मिलेगी जब लास्ट लॉट मिलता है। तो जब कुछ लॉट्स में आते हैं तो आईटीसी कब मिलेगी, जब लास्ट लॉट मिलता है। और बच्चों आपको बताया यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ये मैंने जो अमेंडमेंट का वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर जून 2023, 2 अमेंडमेंट है, वो जरूर देख लेना जो बच्चे जून में एग्जाम दे रहे हैं, है ना। इसमें छोटा सा अमेंडमेंट आया है। और एक इसको पढ़ाने से पहले एक बार मैं ये वाली कंडीशन बता दूं। बच्चों मान लो आपने एक एसी खरीदा 1 लाख रुपए का, उस पर जीएसटी लग के आया 20,000 रुपए का, तो नाउ आपकी टोटल खर्चा कितना हो गया, 1,20,000। अगर रिसिपेंट को फुल वैल्यू पे डेप्रिशन चाहिए, 1,20,000 पे अगर फुल वैल्यू पे डेप्रिशन चाहिए तो बताओ उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर रिसिपेंट को फुल वैल्यू पे आईटीसी वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो मतलब डेप्रिशन 1 लाख पे चाहिए, तो जाके क्या मिल जाएगी, आईटीसी। तो कोई आदमी अगर 1,20,000 पे फुल वैल्यू पे डेप्रिशन ले रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगी तभी जब आपने डेप्रिशन केवल 1 लाख रुपए पे लिया है। और एक लास्ट बात बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईटीसी क्लेम करने की ड्यू डेट में भी क्या आया है, अमेंडमेंट आया है। यहाँ भी अमेंडमेंट आया है। बच्चों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अमेंडमेंट जरूर देख लेना। बट फिर भी मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे क्या था। जैसे मान लो बच्चों प्रीवियस ईयर 22-23 है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में अप्रैल 22 में आपने माल खरीदा, बताओ एंड कब होगा, मार्च 23। तो वैसे तो अप्रैल में अगर माल खरीदा और आपने मान लो अप्रैल में ही सारी कंडीशन पूरी कर दी तो आपको अप्रैल में आईटीसी क्लेम कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने समहाउ किसी कारण से अप्रैल में आईटीसी क्लेम नहीं की, तो आप आईटीसी मार्च एंड तक भी क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लो आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आईटीसी क्लेम नहीं की तो बच्चों सितंबर जो एंड होता है वहां तक भी आपको आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये सितंबर की जगह बच्चों अमेंडमेंट आके अब नवंबर हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड से अगर आपने 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम नहीं की तो बताओ फिर आपकी आईटीसी हमेशा के लिए लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 30 नवंबर से पहले एनुअल रिटर्न भर दिया तो बताओ विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले डेट होगी तभी आपको आईटीसी मिलेगी। तो ध्यान रखना, अगर ये डेट चली गई तो फिर कुछ भी कर लो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर 2 आया है, ठीक है बच्चों। एक अमेंडमेंट नंबर यहाँ भी अमेंडमेंट आया है बच्चों। ये जो 5% वाला कॉन्सेप्ट था, जो पहले 20 होता था, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, अब ये हट गया है। पहले हम बोलते थे कि अगर मान लो सप्लायर ने 7 इनवॉइस रिपोर्ट की है और रिसिपेंट ने 10 इनवॉइस, रिसिपेंट के हिसाब से 10 थी, तो जो 7 मैच हो जाती थी उसकी मिल जाती थी, और जितना मिसमैच होता था वहां पे आपको 5% तक मिल जाती थी। अब बच्चों ऐसा नहीं होगा, जितना सप्लायर दिखाएगा उतना ही रिसिपेंट को आईटीसी मिलेगी। तो बच्चों ये जो प्रोविजन था ये कंप्लीटली हट चुका है, ठीक है। आप इसको विद डिटेल मेरे अमेंडमेंट का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं। तो आईटीसी चैप्टर में ये 3 मेजर अमेंडमेंट आए हैं। एक तो ये अमेंडमेंट आया है, एक ये जहाँ 30 सितंबर होती थी वो 30 नवंबर हो गया, और एक यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या हो गया, चेंज हो गया है। बच्चों ये वाली कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन ये थी कि जैसे मान लीजिए सप्लाई ने रेसिपेंट को माल बेचा, है ना, सप्लायर ने रेसिपेंट को माल बेचा, कब बेचा, जुलाई, 15 जुलाई को माल बेचा 2022 में, ठीक है। सप्लायर नॉर्मल रजिस्टर पर्सन था, ये भी नॉर्मल था, बिजनेस के लिए खरीदा इसको, इसके बाद टैक्स इनवॉइस आ गई, गुड्स और सर्विस रिसीव हो गए। सप्लायर ने गवर्नमेंट को 20 अगस्त को क्या कर दिया, टैक्स जमा करा दिया, इसने बताओ रिटर्न भर दिया, और गुड्स भी सब रिसीव हो गए, ठीक है। तो बताओ जब ये सारी बातें पूरी कर रहा है तो बताओ रिसिपेंट ने क्या ले ली होगी, आईटीसी। अब यहाँ पे क्योंकि माल उधार पे बेचा गया था, रिसिपेंट ने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, 180 दिन में पेमेंट नहीं किया। तो आपको पता था, हमने बताया था अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो रिसिपेंट ने जो आईटीसी ली थी ना बच्चों, उसको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, रिवर्स। उसको अपना आउटपुट वापस बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, ठीक है। हाउएवर अगर भविष्य में पेमेंट कर देगा तो वापस मिल जाती थी। नाउ अमेंडमेंट यह है, अब आउटपुट नहीं बढ़ाएगा। अगर रिसिपेंट ने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो बच्चों जिस दिन आईटीसी ली थी उसके 100 दिन में पेमेंट नहीं किया तो बच्चों जितना रिसिपेंट ने आईटीसी ली थी वो आपको गवर्नमेंट को कैश में पे करनी पड़ेगी, ना कि अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। ये तीसरा अमेंडमेंट यहाँ पे ये आया है। हाउएवर ध्यान रखना, ये वाली बातें 3 सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती थी। जब यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लग रहा है, तो आरसीएम बेसिस का तो मतलब ही क्या है, रिसिपेंट को खुद को ही टैक्स जमा कराना है।
तो बताओ उस केस के अंदर सप्लायर को पेमेंट करने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। शेड्यूल 1 के हिसाब से जहाँ सप्लाई हुई है, शेड्यूल 1 में जब हम आते हैं तो वहाँ कंसिडरेशन होता ही नहीं है। जब कंसिडरेशन होता ही नहीं है तो रिसिपेंट को सप्लायर को कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। और एक बच्चों रूल नंबर 37 में लिखा हुआ था, जब सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपेंट ने पे कर दिया है तो उसके लिए फिर रिसिपेंट को सप्लायर को कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। उन केस में ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो बच्चों अगर रिसिपेंट ने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो पहले जो आईटीसी मिली थी वो आप रिसिपेंट को, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। हाउएवर भविष्य में जब रिसिपेंट पे कर देगा सप्लायर को पैसा तो उसको वापस आईटीसी मिल जाएगी। उस केस के अंदर ये टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और बच्चों आज से एक डेढ़ साल पहले एक यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी आया था कि जैसे बच्चों क्या अमेंडमेंट था, जैसे मान लो बच्चों इनवॉइस कब की है, 21-22 की। तो 21-22 में आपने आईटीसी नहीं ली तो इसकी आईटीसी आप अमेंडमेंट के हिसाब से आप 30 नवंबर तक ले सकते हैं, 30 नवंबर तक ले सकते हैं। बच्चों इनवॉइस इशू हुई थी 21-22 में, इस इनवॉइस से रिलेटेड कोई डेबिट नोट 22-23 में इशू हुआ है। इस इनवॉइस से रिलेटेड कोई डेबिट नोट 22-23 में इशू हुआ है। और बताओ डेबिट नोट पे भी जीएसटी लग के आता है और आपने जो डेबिट नोट की आईटीसी वो भी नहीं ली। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हम 30 नवंबर देखेंगे, 30 नवंबर 22 देखेंगे, बताओ वो डेबिट नोट के केस में भी है ना 21-22 से देखेंगे या जिस फाइनेंशियल में डेबिट नोट इशू हुआ था उसी फाइनेंशियल देखेंगे। तो बच्चों हमको भले ही डेबिट नोट 21-22 वाली इनवॉइस से रिलेटेड हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता। डेबिट नोट का इशू हुआ है 22-23 में, इस डेबिट नोट से संबंधित जो आईटीसी होती है बच्चों आप 30 नवंबर 23 तक ले सकते हो, या उससे पहले अगर एनुअल नंबर या विचेवर जड़ ली है। तो अपन को अलग अलग देखना है, ना कि डेबिट नोट जिस इनवॉइस से संबंधित था वो जब इशू हुआ था वो देखना, ऐसा नहीं होगा। एक बात और मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि आप जो बिल्डिंग मटेरियल खरीदते हैं उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलती, कंस्ट्रक्शन सिविल है तो आईटीसी नहीं मिलती। लेकिन अगर भविष्य में आप रिपेयर करवाते हैं, बिल्डिंग वगैरह की रिपेयर कराते हैं, तो अगर आपने खर्चों को बुक्स में कैपिटलाइज किया है तो नहीं मिलेगी। अगर रेवेन्यू के रूप में किया है तो बच्चों आपको आईटीसी मिल जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये दो पार्ट याद आ गए होंगे बच्चों। सेक्शन 17 याद आ गए क्या? हाँ सर। यस। ठीक है। अब एक बार आप इनको पूरा का पूरा एक बार देख लीजिए। और एक आपका वैल्यूशन चैप्टर होता है बच्चों, वैल्यूशन चैप्टर में 15 आप सेक्शन कर लीजिए, फिर आप आराम से आईटीसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप एक बार इसको पूरा का पूरा क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैंने आपको पूरा बोल दिया। आपको मैं 4 तरह के चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा। एक आता है वैल्यूशन, एक आता है आरसीएम और एफसीएम, एक आता है कौन सा आईटीसी, और एक आता है एग्जेम्पशन, और एक आता है पेमेंट ऑफ जीएसटी। बच्चों जो सीए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इन पांचों चैप्टर्स का मिक्स बनकर क्वेश्चन आता है, मिक्स बनकर। और इसमें अगर आप कंपोजिशन स्कीम भी जोड़ दो तो बच्चों बहुत मजा आ जाएगा। इन सब का मिक्स बन के जो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों इनका मिक्स बन के आता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी एक पेपर आया, जैसे बच्चों नवंबर 22 का पेपर है, नवंबर 22 का। ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। उसके अंदर देखो अजय लिमिटेड है, पटना का है, और उसने एक तो ये सेल की है। अब इस सेल के अंदर बच्चों देखो इंट्रास्टेट सेल भी की है और इंट्रास्टेट सेल भी की है। बच्चों से एक तो आउटपुट निकल जाएगा। ओके सर। अब बताओ अजय ने गवर्नमेंट को सेवाएं दी है, ट्रेनिंग की सेवाएं, जहाँ पे यहाँ पे जो कंसिडरेशन है बताओ 63,000, 90,000, 63,000 डिवाइड बाय 90,000, मतलब 75% से कम कंसिडरेशन गवर्नमेंट पे कर रही है। आपको पता है अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का 100% खर्चा गवर्नमेंट पे करती है तो बताइए, है ना, वहाँ जीएसटी नहीं लगता था। ये बाद में अमेंडमेंट आके आ गया, अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का 75% एक्सपेंडिचर कौन पे कर दे, गवर्नमेंट, तो जब आप गवर्नमेंट को बिलिंग करोगे तो जीएसटी लगाएगा। यहाँ 63,000 को अगर आप 90,000 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 75% से कम आ रहा है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो बच्चों देखो ये आउटवर्ड टैक्स आ गया, ये एग्जेम्पशन आ गया। उसके बाद बच्चों अगर आपने सप्लाई की है अपने डिस्टिंग पर्सन को विदाउट कंसेशन तो भी सप्लाई मानेंगे। इसके अलावा बच्चों आपने कुछ परचेजेज की है, यहाँ पे कुछ इनवॉइस मिस हो रही है, यहाँ पे देखो इसने आरसीएम वाला केस भी लगा दिया, टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस भी लगा दिया। फिर आपसे पूछता है बताओ आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है। बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप इनको रिवाइज कर लो।
आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। और इसके अलावा बच्चों, अगर आप मई 22 का देखेंगे तो हर अटेम्प्ट में एक मिक्स क्वेश्चन आता है। ये अभी सीएमए के अंदर नहीं आ रहे हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिनों में आपको सीएमए में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो बच्चों, वही अगेन फर्स्ट क्वेश्चन वापस अगर आप देखेंगे तो देखिए आउटपुट निकालो, वही आपने परचेज की, यहाँ से डिसाइड करो कि आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी। वही आपने बस परचेज की है और ये आपने ये वाले सामान भी परचेज किए हैं। तो बताओ वही मकसद क्या है, आउटपुट निकालना, इनपुट निकालना, और बताओ फिर कौन कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। हर अटेम्प्ट में ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर करने होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो सीए के बच्चे होते हैं या मान लो जो सीए में फाइनल के बच्चे होते हैं, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको सीए के बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीए में फाइनल के लिए बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यू केस बुक मिलेट मिलेगी, आप इंटर पे क्लिक करना, टैक्सेशन पे क्लिक करना, और यहाँ पे बुकलेट फॉर नवंबर 22 मिलेगी आपको। और बच्चों यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, शानदार शानदार एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो जैसे इजी वाले होते हैं, और फिर बाद में जब आप लास्ट में जाओगे ना बच्चों, ये बड़ी बड़ी केस स्टडी वाले केस मिलेंगे। देखो बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन, और इसके अंदर पूरे जो जीएसटी के प्रैक्टिकल होते हैं ना, एक ऐसे बन के आता है। और ऐसे बनने के बाद बच्चों आपसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सीए के बच्चे हैं उनको तो ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन ही यही बनकर आता है। और अगर आपने यही गड़बड़ कर दी, आएगा पक्का, डीटी और जीएसटी दोनों में आता है। और ये अगर आपने ये किया ही नहीं तो बच्चों आप कर ही नहीं पाओगे। ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक बार पढ़ने में जरूर जोर आएगा, यार ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो ऐसे 17-18 क्वेश्चन होते हैं। देखो आप, दिख रहे हैं आपको ये बच्चों, दिख रहे हैं ये? तो एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या लिखा हुआ है ऐसा। और इनका ऐसे बन के आया, और ऐसे बनने के बाद बच्चों ये तुम्हारे को देखो इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम कहते हैं ना कि सीए का बच्चा आराम से सीएमए कर सकता है। क्यों कर सकता है? अगर जब आप सीएमए का पेपर देखोगे और सीएमए के ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो सीएमए के ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है। बच्चों कोई अपना ये देखो, चलिए तो फाउंडेशन कैसा है? कोई बताना, कोई बताए जल्दी से। जल्दी बताओ बच्चों। अरे है क्या किसी के पास? यस सर, 04 04 2121 2121 38 38। 256। बच्चों देखो, एक तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव देखो। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए फाइन इंटर छोड़ो, आप तो फाइनल लो, आप सीएमए फाइनल लो आप। ये तो ऑनलाइन पेपर था। ये लो ऑनलाइन देखो। बच्चों तुम्हारे ऑब्जेक्टिव देख रहे हो आप? देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव? देख रहे हैं हाँ क्या? सर। ये देखो, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव देख रहे हो आप? आईटीसी क्लेम करने के लिए बहुत लास्ट हार्ड। डेट क्या है? देखो, दिख रहा है आपको? 30 सितंबर दिख रहा है आपको? ए बी देख रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स। और यही पेपर, ये तो सीएमए फाइनल का बता रहा हूँ, ये इंटर का थोड़ी खोला है मैंने, है ना। और यही पेपर अगर तुम सीए का देखते हो, जब भी मैं आपको बुकलेट दिखा रहा था, ये देखो तुम, ये आ रहा है पूरा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर एग्जम्पशन, वैल्यूशन, आईटीसी सारे आ गए। फिर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो और फिर उसके इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? तो बच्चों, ये तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया ना, ये देख रहे हैं आप? ऐसे देखो, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है बच्चों? हाँ और सर। अगर आप इंटर देखोगे यहाँ पे, ये देखो आप, जून 19 तुम्हारा इंटर, तुम्हारा कोई, देखो ये
मैरिजॉल को कितने रुपए की एक्सचेंज मिलती है, जीरो रेट सप्लाई किसे कहते हैं, एंड न्यूटन में टर्नओवर कितना होता है, ये देखो ऐसे मैच करो, इनमें कोई दम ही नहीं है बच्चों। ठीक है, ये ऐसे ऐसे 25 नंबर का पेपर बन के आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ पढ़ाई का लेवल सेम है, बट पेपर की जो ड्राफ्टिंग होती है ना, रात दिन का फर्क है। कोई ना बच्चों, आज के लिए आप एक बार आईटीसी चैप्टर के जो मैंने पढ़ाए वो रिवाइज करो। अपन सबसे पहले ये बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे, दिख रहे हैं आपको ये बड़े क्वेश्चन जो आ रहे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। तो एक बार आप रिवाइज जरूर करना बच्चों, आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब बेकार है, ये एक्चुअली आपके रिवीजन क्लासेस, समझ गए? थैंक यू।